Good evening, all of you. Myself Manish Kumar Sharma and welcome to our YouTube चैनल नर्सिंग डिग्निटी। तो आज का हमारा टॉपिक है मेंटल रिटार्डेशन। हम मेंटल रिटार्डेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि दोनों ही तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, कोचिंग के लिए भी और अकेडमिक सेशन के लिए भी, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं मेंटल रिटार्डेशन के बारे में, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन का अगर अपन ऊपरी व्यू लें, एक बाहरी तरीके से अपन देखें कि क्या होता है अपनी सोसाइटी या लेमैन लैंग्वेज की अगर भाषा में अपन देखें तो क्या होता है मेंटल रिटार्डेशन, मतलब उसके मेंटल फंक्शन डेवलप नहीं होना, या अपन कई बार कह देते हैं कि ये थोड़ा सा कमजोर है, ये काम नहीं कर पाता है नॉर्मल जो अपन लोग काम कर पाते हैं उसके जैसे, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन। और एक अगर अपन इसे डेफिनेशन अगर इसकी बोल रहे हैं अपन, तो डेफिनेशन में अपन बोलेंगे कि सब एवरेज इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, मतलब सब एवरेज, मतलब एवरेज से नीचे। एवरेज क्या होता है 90 to 109 या 1010 अपन बोल सकते हैं आईक्यू अपना, ठीक है। आईक्यू से ही अपन इसका अंदाजा लगाते हैं कि मेंटल रिटार्डेड कितना है, वो सीवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है या फिर प्रोफाउंड कंडीशन के अंदर है। तो आईक्यू 90 to 109, ठीक है, ये एवरेज है, मतलब एवरेज मतलब इसी के बीच में अपन सब लोगों का आईक्यू है। किसी का 100 हो सकता है, किसी का 109 है, फिर इससे ऊपर जीनियस कैटेगरी जाती है, एक्स्ट्रा स्मार्ट कैटेगरी वगैरह जो भी है वो इसके ऊपर जाएगी, ठीक है। ये नॉर्मल आईक्यू है इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये अपन नॉर्मल आईक्यू है। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं इसकी कॉजेस की। अगर अपन कॉजेस की बात करें, डेफिनेशन अपन ने देखी, सब एवरेज इंटेलेक्चुअल एबिलिटी या फिर इमेच्योर एडेप्टिव बिहेवियर या इमेच्योर एडेप्टिव स्किल्स उसके अंदर होंगे। अपन जैसे जल्दी किसी चीज में कोप कर जाते हैं, जल्दी किसी चीज को रेस्पॉन्ड कर पाते हैं, बट मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड या मेंटली रिटार्डेड पर्सन उस चीज को इतना अच्छे से रेस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं। फिर उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे कॉजेस के बाद, कॉजेस के बारे में। इडियोपैथिक एग्जैक्ट पैथोफिजियोलॉजी या एग्जैक्ट कॉज इसका अननोन होता है। अगर अपन रिस्क फैक्टर या ऐसे ही बात करें अपन रिस्क फैक्टर्स के बारे में, तो इसके रिस्क फैक्टर या एक तरीके से कॉज भी बोल सकते हैं अपन। रिस्क फैक्टर ही आगे जाके बीमारी को लीड करते हैं, आगे जाके वही एक कॉज बन सकते हैं। तो इसके बाद अपन बात करते हैं कॉजेस के बारे में। पहला अगर अपन बात करें स्टार्टिंग से, तो कुछ ऐसे सिंड्रोम्स हैं जो अगर है बच्चे के अंदर, या सिंड्रोम्स के अगर कोई भी उनके अंदर लक्षण प्रेजेंट हैं, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक है, तो बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। अगर अपन सिंड्रोम बात करें, कौन कौन से सिंड्रोम हो सकते हैं, तो सबसे पहले डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी ऑफ 21th क्रोमोसोम, डाउन सिंड्रोम, इट मे बी ए कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, ये भी एक कॉज हो सकता है मेंटल रिटार्डेशन का। फिर अपन दूसरा बात करें तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी एक इसका कारण हो सकता है। उसके बाद में अगर अपन देखें, एक डिसऑर्डर होता है ऑटिज्म, ऑटिज्म, ठीक है, एक डिसऑर्डर होता है ऑटिज्म जो कि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, इट मे बी ए कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। उसके बाद में अगर अपन बात करें, कुछ इन्फेक्शन है जो भी मेंटल रिटार्डेशन को लीड कर सकते हैं आगे जाके। तो अपन बात करेंगे कुछ इन्फेक्शंस हैं जो कि ब्रेन से रिलेटेड है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, जो कि लीड कर सकते हैं आगे मेंटल रिटार्डेशन को। इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन सीधा सा समझ में आ रहा है अपन को कि कोई भी ब्रेन का इन्फेक्शन हुआ, जैसे कि मेनिंजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजिस लेयर या फिर मेनिंजिस ऑफ ब्रेन। ये इन्फ्लामेशन अगर मेनिंजाइटिस है तो मेंटली रिटार्डेड या फिर मेंटल रिटार्डेशन कॉज कर सकता है बच्चे के अंदर। उसके बाद में एनसेफेलाइटिस, एनसेफेलाइटिस ब्रेन का इन्फेक्शन, ठीक है, एनसेफेलाइटिस होता है। उसके बाद में अगर अपन और बात करें तो कि किसी, जैसे अपन ने अपने लोकल सोसाइटीज के अंदर सुना होगा कि एक बार कोई बच्चा था
जो गिर गया है किसी रूफ के अंदर से, या फिर उसका कोई आरटी हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है, उसके बाद वो बच्चा ना मतलब इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पा रहा है, इफेक्टिवली कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है, इफेक्टिवली रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है अपने एनवायरनमेंट को, तो अपन नेक्स्ट कॉज देंगे हेड इंजरी, या फिर अपन आरटीए बोल सकते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ हो किसी बच्चे का, उसके बाद बच्चा प्रॉपर एनवायरनमेंट को रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा हो, प्रॉपर अपने जो वर्क है एडीएल जो है एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा हो, या फिर वो अपने बिहेवियर में सुधार नहीं ला पा रहा हो उस एक्सीडेंट के बाद में, तो एक्सीडेंट में लीड टू मेंटल रिटार्डेशन। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो हेमेटोमा मतलब ब्लड का कलेक्शन हो जाना, सिफेलोहेमेटोमा, जो कि स्टार्टिंग में बर्थ के टाइम कंडीशन अराइज हो जाती है ब्रेन के अंदर या स्काल्प में ब्लड का कलेक्शन हो जाता है, तो इसके कारण भी कई बार मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है बच्चा, या फिर मेंटली रिटार्डेड बच्चा हो सकता है। उसके बाद अगर अपन पॉइजनिंग की बात करें, कुछ फैक्टर ऐसे भी है कि पॉइजनिंग के कारण होते हैं, जैसे मेन पॉइजनिंग है लेड पॉइजनिंग, ऑर्गन फॉस्फोरस पॉइजनिंग, इनके कारण भी मेंटल रिटार्डेशन कॉज हो सकती है। उसके बाद और भी कई कारण जैसे बर्थ एस्फेक्सिया, बर्थ एस्फेक्सिया मतलब कि बच्चा इनिशिएट नहीं कर पाता अपने रेस्पिरेशन को, स्टार्टिंग में जो स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, तो वो बच्चा इनिशिएट या मेंटेन नहीं कर पाता है, तो टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाता है अल्टीमेट, अगर अपन लास्ट में बात करें तो उस चीज की, तो कुछ ब्रेन टिश्यूज या फिर न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं, उनकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। और अगर अपन और कुछ बोले, एक कारण बोले तो कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म भी इसका एक कारण हो सकता है। उसके बाद अगर अपन मेन चीज इसका फोकस करें या मेन चीज पे बात करें तो इसका है फॉर्मूला, कि भाई हम कैसे आईक्यू निकाल सकते हैं या कैसे इन चीजों को मेजर कर सकते हैं अपन। तो आईक्यू का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, हर जगह आता है और हर एग्जाम में लिखना होता है, चाहे वो नर्सिंग का एकेडमिक हो, कंपटीशन हो, कहीं भी हो, आईक्यू का फॉर्मूला जनरल लाइफ में भी बहुत काम आता है, जनरल लाइफ में भी सबको आना चाहिए ये फॉर्मूला। आईक्यू बराबर मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ये सिंपल सा फॉर्मूला है आईक्यू का, ये सभी को याद होना चाहिए। मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज जो आपके और मेरे, जैसे मेरी 24 ईयर है, आपकी 23 होगी, 17 होगी, 18 होगी, जो भी। मेंटल एज कौन सी एज तक अपन क्वेश्चन या फिर कोई भी इक्वेशन अपन सॉल्व कर पा रहे हैं, किस लेवल की चीज अपन सॉल्व कर पा रहे हैं, वो एन इंटू 100, ये आईक्यू का फॉर्मूला है। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो टाइप्स की बात अगर अपन करें तो 4 टाइप से मेंटल रिटार्डेशन को मेनली देखा गया है, 4 टाइप से, तो इसके अपन टाइप की बात करते हैं। अब जैसा मैंने बताया कि 90 to 109 नॉर्मल होता है, तो इसके नीचे ही अपन बात करेंगे। चार कंडीशन हो सकती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड, ठीक है। ये अपन देखते हैं 50 to 70। अगर किसी का 50 से 70 आईक्यू है तो वो अपन देखते हैं माइल्ड कैटेगरी के अंदर। फिर उसके बाद में मॉडरेट है, अगर किसी का 35 to 50 है तो वो आएगा मॉडरेट कंडीशन के अंदर। उसके बाद अगर किसी का आईक्यू 20 to 35 है तो ये आएगा सीवियर के अंदर। और उसके बाद अगर 20 या लेस देन 20 है तो ये आएगी कंडीशन प्रोफाउंड की। प्रोफाउंड मतलब कि अपनी डेली लिविंग के लिए या फिर खाने के लिए या फिर
कस्टोडियल जिसको बोलते हैं उस पर ऑब्जर्वेशन रखेगी, मतलब अपन को इतना ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा उसके लिए कि अब ये ना हो जाए वो ना हो जाए, ठीक है, मतलब बिल्कुल ही जो अपन कह सकते हैं जिसको ना ऑब्जर्वेशन मस्ट है इसके अंदर। तो अपन बात करते हैं स्टार्टिंग से माइंड के अंदर। माइंड मतलब थोड़ा बहुत इनको कह सकते हैं अपन एजुकेबल कह सकते हैं, 6 to 8 क्लास या 6 क्लास 7 क्लास तक ये लोग पढ़ सकते हैं, मतलब इन्हें अगर पढ़ाया जाए तो ये 6ठी 7वीं 8वीं क्लास तक आराम से पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये नहीं पढ़ पाते हैं, अपने काम अपने आप निपटा लेते हैं ये लोग, और कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आती, ऐसे लाइफ चल सकती है इनकी। फिर ये आते हैं मॉडरेट। मॉडरेट इससे थोड़ी ज्यादा सीवियर कंडीशन है। मॉडरेट मतलब कि ये लोग दूसरी तीसरी चौथी क्लास तक पढ़ सकते हैं सिर्फ, और वोकेशनल ये ट्रेन हो सकते हैं, मतलब आप कई बार देखते नहीं किसी दुकान पे कोई छोटा सा लड़का होता है बट वो थोड़ा ना मेंटली रिटार्डेड होता है, तो उससे वो काम करवाए जाते हैं कि ये कार्टून उठा के आप वहां रख दो, गाड़ी पे कपड़ा मार दो, या फिर आप ये बर्तन साफ कर दो। ये वाले जो काम है ना वोकेशनल लाइफ के लिए या वोकेशनल ट्रेनिंग है वो अपन इनको दे सकते हैं। सीवियर कंडीशन वो होती है कि जिसके अंदर ऐसा है कि वो डिपेंडेंट बोलते हैं इसको, इनको बोलते हैं एजुकेबल, ट्रेनेबल, डिपेंडेंट, और ये तो फिर कंडीशन ही आगे बहुत ज्यादा खराब है, ये कस्टोडियल बोलते हैं। पेशेंट को कस्टडी में रखना होता है हमेशा, मतलब क्लोज ऑब्जर्वेशन चाहिए होती है उसके लिए। तो सीवियर के अंदर क्या है कि एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग के लिए भी दूसरों पे डिपेंडेंट रहेंगे, हाथ से खाना खिलाएंगे तो वो लोग खाएंगे, तो ऐसे करके सीवियर होता है। उसके बाद अगर अपन बात करें, जैसे अपन ने बात की अभी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, अभी चारों कंडीशन है। अब इन कंडीशन का मैनेजमेंट क्या हो सकता है? सबसे पहले कि अब मेंटल रिटार्डेशन अगर है किसी में या फिर कोई चाइल्ड मेंटल रिटार्डेशन के साथ प्रेजेंट है तो उनका मैनेजमेंट अपन क्या करेंगे। अच्छा, अपन ने बात की टाइप्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन के टाइप के बाद में आएगा कि मैनेजमेंट कैसे करना है। कंडीशन जो है वो तो है, फिर उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट। तो पहला पॉइंट अपन डिस्कस करना चाहेंगे कि चाइल्ड को एक्सेप्ट कीजिए, या सोसाइटी उस चाइल्ड को या उस पर्सन को एक्सेप्ट करे। एक्सेप्ट द चाइल्ड, पहले सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करे। उसके बाद अगर अपन बाद में बात करें इसके बाद में, तो सेकंड पॉइंट जो कि जाएगा फॉलो अप और रेगुलर चेकअप्स को, मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर मेडिकल हेल्प अपन लेंगे उसके लिए। तो रूटीन चेकअप एंड फॉलो अप। किसी भी पेशेंट के लिए, मेंटल रिटार्डेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऑल ओवर मेडिकल या फिर ऑल ओवर प्रॉब्लम्स के लिए, डिजीज के लिए बात कर रहे हैं। किसी भी डिजीज के लिए जरूरी क्या है? मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर फॉलो अप या फिर रूटीन केयर। उसको जो अपन चेकअप्स करवाएंगे, उसको जो मेडिकल असिस्टेंस अपन लेंगे वो बहुत नीडेड है बीमारी को ठीक करने के लिए। उसके बाद में अपन नेक्स्ट अगर डिस्कस करें आगे हमें क्या करना चाहिए, तो उसका ना क्लोज सुपरविजन करना चाहिए। जैसे जो सीवियर और प्रोफाउंड कंडीशन थी, इन दोनों का क्लोज सुपरविजन चाहिए होता है। क्लोज सुपरविजन, क्लोज सुपरविजन मतलब उनकी एक्टिविटीज देखना, क्या कर रहा है, किस तरीके की एक्टिविटीज कर रहा है, या फिर जो भी है। उसके बाद में अगर अपन बात करें लास्ट में अगर अपन बात करना चाहे तो इन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए। जैसे एजुकेबल और जो ट्रेनेबल थे उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए। इट में भी वोकेशनल ट्रेनिंग, कुछ भी हो सकता है, उन्हें पढ़ाया जाए या फिर थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, किसी काम की स्किल डेवलप किया जाए कोई एक की, जिससे इसका जीवन चल पाए, तो अपन को देनी है स्किल ट्रेनिंग। स्किल ट्रेनिंग या फिर ट्रेनिंग देनी है। और उसके बाद में अपन बिहेवियर थेरेपी भी इसमें दे पाएंगे। बिहेवियर थेरेपी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी अनएक्सेप्टेबल या फिर अनडिजायरेबल बिहेवियर को एक्सेप्टेबल बिहेवियर में कन्वर्ट करने के लिए बिहेवियर थेरेपी भी देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।